डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सादगी, सौम्यता, मितभाषिता और शांत स्वभाव उनकी व्यक्तित्व की खासियत थी। उन्हें सदा सच्चाई पर यकीन रहा, इसीलिए उनका व्यक्तिगत जीवन हमेशा बेदाग रहा। वे व्यावहारिक रूप से जमीनी राजनेता नहीं थे, मगर देश को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने के प्रति उनका समर्पण अभूतपूर्व था। वे जीते जी देश की आर्थिक स्थितियों को लेकर चिंतित देखे जाते रहे। वे अपने को इसके लिए देश का कर्जदार मानते रहे कि विभाजन के बाद एक बेघर हुए आदमी को सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंचाया। सामान्य कपड़ा व्यवसायी परिवार में पैदा हुए मनमोहन सिंह ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में दाखिला लेकर अर्थशास्त्र में ऊंची डिग्रियां हासिल की। फिर वे वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के सदस्य के रूप में आर्थिक नीतियों के मामलों में सरकार का सहयोग करते रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपनी सराहनीय सेवाएं दी। उनके कार्यों की पहचान सबसे अधिक तब हुई जब वे प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार नियुक्त हुए। वह ऐसा दौर था जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार काफी खाली हो चुका था। वह पीवी नरसिंह राव का कार्यकाल था। उनसे पहले चंद्रशेखर के कार्यकाल में सोना गिरवी रखकर उर्वरक आदि का इंतजाम करना पड़ा था। ऐसे वक्त में मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण का सुझाव दिया था। लाइसेंस राज खत्म करने और करों में छूट जैसे उपाय आजमाए गए। उसका नतीजा यह हुआ कि आर्थिक विकास दर कुलाचे भरने लगी, विदेशी निवेश आना शुरू हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत का रुख करने लगी। इस तरह न केवल महंगाई पर रोक लगी का रुख करने लगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार भी भरना शुरू हो गया। फिर उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया और निष्ठा के साथ निरंतर वे आर्थिक सुधारों पर काम करते रहे। यह कहने में किसी को संकोच नहीं कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते जो आर्थिक ढांचा तैयार किया था, उसी पर विकास की मीनारें आगे भी खड़ी होती रहीं। बीच में वे जरूर 7-8 वर्षों तक सरकार से बाहर रहे, पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर आर्थिक नीतियों को लेकर अपनी सलाह हमेशा देते रहे। फिर प्रधानमंत्री बने तो 2 पूरे कार्यकाल तक उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे को इस कदर मजबूत बना दिया कि मंदी के हिचकोले उसमें दरार नहीं डाल सके। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल विवादों से भरा रहा। उनके कई मंत्रियों पर घोटालों के आरोप लगे। उन्हें सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाने लगा, मगर किसी भी वे सच्चाई से डिगे नहीं। बेशक वे कम बोलते थे और लोगों को लगता था
कि वे साहसी नहीं है, मगर उन्होंने अपनी सरकार को दांव पर लगाकर जिस तरह अमेरिका के साथ परमाणु करार किया वह उनके साहस का बड़ा उदाहरण था। फिर उन्होंने सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, भोजन का अधिकार और अंतिम दिनों में लोकपाल जैसे कानून बनाकर साबित कर दिया कि उनकी निष्ठा आम लोगों के जीवन में बेहतरी और शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाने के प्रति है। यही वजह है कि आज उनके जाने पर वे लोग भी उनके कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं जो कभी उनके आलोचक हुआ करते थे। भारत के प्रति चीन का रवैया पहले ही संदेहों के घेरे में रहा है। चीन अपने हित में और विकास के नाम पर जो फैसले करता है वह कई बार पड़ोसी देशों के लिए जोखिम का वाहक बन जाता है। यह आशंका खासकर इसलिए भी पैदा होती है क्योंकि पिछले कुछ समय से सीमावर्ती इलाकों में चीन की गतिविधियां उसके भीतर छिपी विस्तारवाद की भूख को दर्शाती है। यही वजह है कि अब चीन अपनी विकास यात्रा को आगे ले जाते हुए ऊर्जा उत्पादन के मकसद से ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने जा रहा है। तो उसके इस फैसले से भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ गई है। गौरतलब है कि चीन ने तिब्बत पठार के पूर्वी हिस्से में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है। चीन यह बांध जिस यारलुंग जांगबो नदी पर बनाने जा रहा है उसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। माना जा रहा है कि इस बांध के जरिए चीन हर वर्ष 300 अरब किलोवाट प्रति घंटे बिजली पैदा करेगा। प्रथम दृष्टया यह चीन के अपने दायरे में की जा रही विकास की एक गतिविधि है, लेकिन इसके नतीजे में भारत और बांग्लादेश के सामने कई तरह के जोखिम और अन्य चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। दरअसल यारलुंग जांगबो नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश की ओर मुड़ती है। अगर बांध बनने के बाद चीन किन्हीं स्थितियों में या फिर भू राजनीतिक तनाव उभरने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप उसके पानी को नियंत्रित करता है तो इसका सीधा असर भारत में पानी की आपूर्ति पर पड़ सकता है। यानी एक तरह से इससे चीन पर भारत की निर्भरता बढ़ जाएगी। इसी तरह इस बांध से अगर बेलगाम तरीके से पानी छोड़ा जाएगा तो भारत के कई इलाकों में अचानक और भयावह बाढ़ से तबाही मच सकती है। भारत की इस चिंता का विस्तार बांग्लादेश में होता है तो इसी तरह का प्रभाव वहां भी पड़ेगा। यूं चीन अपनी इस योजना का बचाव करते हुए इससे उपजी चिंताओं का समाधान कर लिए जाने की बात कह रहा है, लेकिन इस फैसले से भारत के सामने लगातार आशंका बनी रहेगी। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।